हेलो एवरीवन। आप सभी का परचम मेंटरशिप सेशन में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन मैनर में चल रही होगी। इसीलिए हमने ये परचम मेंटरशिप सेशन शुरू किया है, सो दैट बच्चे मिसगाइडेड ना रहें और उनको पता रहे कब, कहाँ से, कितना और कैसे पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग प्रॉपर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी भी दे रहे होंगे। इसी के साथ आने वाले वीक का टारगेट क्या रहेगा, हम इस वीक में क्या कवर करेंगे, उसको कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है और कितना कवर करना है, ये सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमारे ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। आज के सेशन को खत्म होते होते तक आपको एक बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका इंडियन सोसाइटी का सिलेबस क्या है। इंडियन सोसाइटी के सिलेबस की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कि हमको ये पता रहे कि हमको कितना पढ़ना है ना, हाउ मच, कितना हमको पढ़ना है, कितना हमको सिलेबस कवर करना है, वो हमारी क्लैरिटी रहे। अगला, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर रहे कि हमको पढ़ना कैसे है, किन चीजों को हमको छोड़ना है और किन चीजों पे हमको एम्फेसाइज करना है, किन चीजों को हमको प्रॉपर रिवाइज करना है। जैसे कि हमारे हाई वैल्यू टॉपिक्स क्या होंगे, ऐसे कौन से जोन्स होंगे जिन पर कि हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज को थीम्स और कीवर्ड्स से कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे। ना सिर्फ कैसे सेग्रीगेट करेंगे, बल्कि हम कैसे इन पीवाईक्यूज को यूज करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो भी कीवर्ड बेस्ड नोट्स। अब देखिए, कीवर्ड बेस्ड नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके GS 1, 2, 3 और 4, हर जीएस के पेपर में कुछ बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर किया गया है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। जब भी आप आंसर लिखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करें। अब यहां पर कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस बात को समझिए। देखिए, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में तीन चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है आपका वर्ड लिमिट, ठीक है ना। सबसे पहला चैलेंज है आपका कि आपको वर्ड्स में लिखना है, यानी या तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है या आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। ये तो एक लिमिट है। दूसरी लिमिट है आपकी स्पेस लिमिट। स्पेस लिमिट का मतलब यह है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं लिख सकते, अनलिमिटेड पेपर नहीं है। क्वेश्चन आपका प्रिंटेड है और क्वेश्चन जहां पे खत्म होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा, वहां तक ही आप लिख सकते हैं। और तीसरा आपके सामने है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है। अब देखिए, ये तीनों लिमिट्स, जो कि वर्ड लिमिट है, स्पेस लिमिट है और टाइम लिमिट है, ये तीनों कीवर्ड से रिजॉल्व होती हैं। कैसे? हमको अगर 150 वर्ड में लिखना है और अगर हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो कीवर्ड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं कि आप उसी चीज को पैराग्राफ्स में समझाएंगे, मल्टीपल लाइंस में समझाएंगे। वहीं पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम का शब्द, एक कीवर्ड एक बहुत लंबे फिनोमिना को 2 वर्ड्स में समझा देगा। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज करेंगे, आपके पास स्पेस जो है उसे आप ज्यादा जुडिशियसली यूज करेंगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। तो जब भी आप जिस भी टॉपिक को कवर करते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कीवर्ड्स आपको जरूर पता होने चाहिए। और आज जब हम इंडियन सोसाइटी को डिस्कस करेंगे तो हमारा एम्फेसिस इस बात पर रहेगा। आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस टारगेट्स की बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, पिछले टारगेट्स में, पिछले वीक के टारगेट्स में हमने आपको ज्योग्राफी दिया था और हमने आपको यह भी बताया था कि ज्योग्राफी को कहाँ, कैसे और कितना कवर करना है। आई होप आप लोगों ने अपने टारगेट्स पूरे किए होंगे। देखिए, डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
याद रखिएगा, यूपीएससी एग्जाम सिर्फ टैलेंट से नहीं निकलता है, ये निकलता है हार्ड वर्क से, कंसिस्टेंसी से। लगातार अगर आप कोशिश करते रहेंगे, आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े एफर्ट्स डेली लगाएंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जिन लोगों ने अभी टारगेट्स पूरे नहीं किए हैं, वो लोग इन टारगेट्स को पूरा करिए। और आप वीडियो में देख भी सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में, कि हमने क्या क्या टारगेट्स दिए थे। और जब आप इन टारगेट्स को कंप्लीट कर लें, तभी आप इंडियन सोसाइटी के टारगेट्स को शुरू करें। इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आप बाकी बच्चों से पिछड़ ना जाए। ना गाइस, सबसे पहले मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं हमारे जीएस के पोर्शन में, जहां पर कि बच्चे थोड़ा सा उसको साइडलाइन कर देते हैं। जैसे कि आप लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और इसी प्रकार इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है वो। कई बार क्या होता है कि बच्चे इनको थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन देखिए, जीएस पेपर वन में सोसाइटी कोई छोटा टॉपिक नहीं है। सोसाइटी, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी और सोसाइटल इश्यूज से दो पेपर में कवरेज आता है। एक आपके जीएस वन में और दूसरा आपके जीएस थ्री में। दोनों में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन टॉपिक्स करीब करीब वही कवर होते हैं। जैसे कि अभी जब मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करूंगा, तो मैं आपको यह बताऊंगा भी कि देखिए किस प्रकार जीएस वन का टॉपिक जीएस थ्री के साथ ओवरलैप कर रहा है। दूसरी बात, आप यहां पर देखिए कि अगर हम जीएस पेपर वन को देखें ओवर द ईयर्स, करीब 11 साल का अगर हम एनालिसिस देखें 2013 से 24 का, तो करीब करीब 1/3 मार्क्स, यानी करीब करीब 100 मार्क्स हर साल ऑन एन एवरेज सोसाइटी से आए हैं। ये कोई छोटा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चंक है आपके जीएस चारों पेपर का। इसको लाइटली मत लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, देखिए सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ जीएस वन का सेक्शन नहीं, बल्कि जीएस थ्री वाले सेक्शन को भी हमें कवर करना है। तो सिर्फ 100 मार्क्स नहीं है, प्लस इसके साथ साथ वहां से 20-30 मार्क्स जो जीएस थ्री में आएंगे वो भी है। तो टोटल, इन टोटलिटी हम कह सकते हैं आपके 150 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। अगला, सोसाइटी इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल नहीं है ना। तो आप ज्यादा बेटर आंसर राइटिंग करके यहां पे काफी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जीएस वन और जीएस थ्री के साथ मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसे और इंटरव्यू में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो टॉपिक जरूर छोटा है, लेकिन इसको आप उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा जितना कि मार्क्स में इंपॉर्टेंस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे और फिर इसका ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस जो है, जो यूपीएससी की वेबसाइट से हमने उठाया है, वो है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, देन रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, then urbanization, their problem and their remedies, effect of globalization and Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism. अब अगर हम हर एक किसी को ब्रॉडली देखें, तो कुछ इस तरह हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में ये सारे सब टॉपिक्स और कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आप सबको कीवर्ड उठा लेना है, चाहे यूनिटी हो, प्लुरलिज्म हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, चाहे इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन हो, फैमिली सिस्टम हो, या इनमें से सभी के एग्जाम्पल्स हो। इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था। अगला आप देखिए, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी बहुत प्रॉपरली सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आपकी जो प्रिपरेशन होगी, आपका जो कवरेज होगा, वो इन सारे पॉइंट्स को कवर्ड होना चाहिए। तो जब भी आप रिवीजन करें, जब भी आप देखें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपने ये सारे कीवर्ड्स कवर किए हैं कि नहीं। अगला आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो जीएस थ्री के साथ ओवरलैप करते हैं।
जैसे चेंजिंग एज स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बोन और बून और बेन फॉर इंडिया, ये दोनों ही GS3 के साथ ओवरलैप करेंगे। वहां पर भी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ भी आपको ओवरलैप मिलेगा। यहाँ पे ना सिर्फ ओवरलैप मिलेगा, बल्कि आप डेटा यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल डेटा सोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सेंसस का, तो सेंसस का डेटा मल्टीपल जगहों पे कैसे यूज किया जा सकता है, मल्टीपल हेड्स में कैसे यूज किया जा सकता है, यहां से आप इस भी क्रॉस कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू। यहां तो देखिए पर्टिकुलरली ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरी तरीके से GS3 के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहां पर आप बहुत क्लियरली इन सब चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। कवरेज कीवर्ड स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, अगेन ज्योग्राफी के साथ, और इसके कुछ हिस्से GS3 के साथ भी ओवरलैप करेंगे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन रूरल एरियाज, फिर आपके रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, ये भी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, अगेन इकोनॉमिक्स के साथ ये ओवरलैप आपको दिख रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, यहाँ पे जो डेटा है ग्लोबलाइजेशन का, या 1991 से हमारी जो जर्नी है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, उसको भी क्रॉस कनेक्ट करना है। नेक्स्ट, सोशल एम्पावरमेंट। आप देख सकते हैं इसको बहुत ब्रॉडली मैंने डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपके पास बहुत प्रॉपर सब टॉपिक्स रहें कवर करने के लिए। कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, देन रीजनलिज्म, ओके, एंड लास्ट में सेकुलरिज्म। अब देखिए ये जो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये तीनों आपके GS2 के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी कि पॉलिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है। यहां से आपको आ सकता है कि उत्तराखंड के एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, सो दैट कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया में लगा सकते हैं कि नहीं। इसी तरह आप देखिए, जैसे रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इसके साथ जुड़ा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। क्रॉस कनेक्शन को जिसे हम वेब बनाना कहते हैं, सोसाइटी का इकोनॉमिक्स के साथ, इसका पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ, अगेन सोसाइटी के साथ, इन सब का जो वेब बनता है UPSC के लिए, वो आपको बनाते आना चाहिए। नाउ ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने सिलेबस को देखा। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, कि सिलेबस को 4 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला लॉजिकल पार्ट है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा है सोशल चेंज एंड इश्यूज। तीसरा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। एंड चौथा सोशल टेंशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम इन 4 हेड्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हो गया सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी, यूनिटी, रूरल अर्बन कंपोजिशन, कास्ट, क्लास, ट्राइब, रीजन, लैंग्वेज एंड रिलीजन। सोशल चेंज एंड इश्यूज में वुमेन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, इनइक्वालिटी। याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि मैंने आपको वो जो 3 चैलेंज बताए, दैट इज वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट एंड स्पेस लिमिट, उसके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, इन कीवर्ड की बहुत प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कंज्यूमरिज्म होता क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, सोशल टेंशन एंड इंटीग्रेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, एम्पावरमेंट, वुमेन, वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, ठीक है ना। आफ्टर जब हमने इस सिलेबस को लॉजिकल वे में ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब हम इंडियन सोसाइटी को अप्रोच कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, किस तरह से हमको इस पार्ट को कवर करना चाहिए। देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी जो कोर बुक है, ये कोर सोर्स है, वो PYQ है। क्यों? क्योंकि अगर हम UPSC को एक चेस का गेम माने, तो आप और सामने जो आपके प्लेयर है वो है UPSC। UPSC के साथ जो चाल वो चलेगा, यानी जिस तरह के भी वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, उसका जो सोर्स कोड है, यानी जहां से वो अपनी चालों को डिसाइड करता है कि उसका घोड़ा, उसका हाथी, उसका ऊंट कैसे चलेगा, वो है उसके PYQs।
अगर आप पीवाईक्यू को समझते हैं, उसका एनालिसिस आपने कर रखा है, पीवाईक्यू की नोटबुक आपकी वेरी वेल प्रिपेयर्ड है, तो आप यूपीएससी की हर चाल, हर स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, बल्कि आप उससे एक कदम आगे चल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। मैंने कहा सबसे पहले हमारा है पीवाईक्यू के साथ शुरू करना। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2013 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है, 2025 तक के आपको सारे पीवाईक्यूज देखने हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कीवर्ड्स कैसे पूछे गए हैं, जैसे डाइवर्सिटी, इंपावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कम्युनलिज्म, है ना, सन ऑफ द सॉइल, सेंटिटी ऑफ मैरिज, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड आपको मिलेंगे। उस सब के बाद आपको एक पीवाईक्यू की अपनी नोटबुक में 1 पेज समरी बनानी है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड थीम्स की। जैसे रीजनलिज्म पे अगर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको रीजनलिज्म से जितने भी डायमेंशन पूछे गए हैं, उन सारे डायमेंशंस के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कोशिश करना है कि ये नोट्स कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, और आप इसे क्विक रिवाइज कर सकें। अब इनका जो सोर्स रहेगा, मतलब जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हैं, तो साथ में आपको नोट्स बनाने के लिए सोर्स चाहिए होगा। दोस्तों, वो सोर्स बहुत ही सिंपल रखना है। और हमारा जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है 12th क्लास की इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी। ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ में यहां पर बहुत अच्छी केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिनको कि आप डायरेक्टली अपने आंसर ऐसे या इवन इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में जो कास्ट सेंसस होने वाली है वो जरूरी है कि नहीं, अगर आप उसके प्रो या आप उसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, या क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट सर्वे इन इंडिया, अगर आप इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स लिखेंगे, तो आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, यानी आप जो बात कह रहे हैं उस बात की कोई बैकिंग है कि नहीं, उसके लिए आप गवर्नमेंट का कोई सोर्स कोट करेंगे, डेटा कोट करेंगे। इसके लिए आपका करंट से एग्जाम्पल्स होने चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल से आप पढ़ करके पाए, एआरसी रिपोर्ट से मिले, नीति आयोग से मिले, इकोनॉमिक सर्वे से मिले, पीआईबी से मिले, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से मिले, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिले, आपको कहीं से भी मिले, आपको कोट करना है अपनी बात को वजन देने के लिए, बैकिंग देने के लिए। अब याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां पर उन बच्चों को अपना थोड़ा हाथ खींचना होगा जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी, आप कहीं बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी बेस्ड या सोशियोलॉजी सेंट्रिक आंसर लिखने की कोशिश मत कर दीजिएगा। होता क्या है दोस्तों, देखिए, ये बायसनेस हम सबके अंदर आता है कि अगर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री भी है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का सेक्शन भी है, थोड़ा आपका सोशियो वाला सेक्शन भी अगर मान लीजिए हम आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनका ऑप्शनल है तो वो उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा लिख दूंगा या लिख दूंगी, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि हर क्वेश्चन जो 10 मार्क का है, वो 10 ही मार्क्स दे सकता है, चाहे आप उसे कितना ही अच्छा क्यों ना लिखते। यहां पर बच्चे टाइम लिमिट, जो हमारी 3 लिमिट थी ना, वर्ड लिमिट, स्पेस लिमिट और टाइम लिमिट, बच्चे टाइम लिमिट को भूल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा समय दे देते हैं इस आंसर को बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज्ड या बहुत ही ज्यादा कंटेंट डालने का या अपनी नॉलेज को आप बखान करने के चक्कर में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को जीएस के कॉन्टेक्स्ट में रखें, सिंपल वर्ड्स, कीवर्ड्स, टू द पॉइंट, जो पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है, प्लस उसको सब्सटेंशिएट करना है। अगला, मैंने आपको कहा जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट देंगे, आर्ग्यूमेंट हमेशा डेटा के साथ बैक्ड होना चाहिए, चाहे वो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा के साथ हो या और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, चाहे स्मार्ट सिटीज या कोई और डेटा अगर आप पा सके तो। नाउ,
इसके साथ ही हम थोड़ा सा अभी पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, सो दैट कि हमको थोड़ा एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। देखिए, इस प्रकार आपकी पीवाईक्यू नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें टॉपिक वाइज, थीम वाइज सारे क्वेश्चंस सेग्रीगेटेड होने चाहिए। क्यों ना हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of interreligious marriages discuss। यहां पर जब भी अगर आप आंसर शुरू करेंगे, मेरा पर्सनली मानना है कि या तो आप डेफिनेशन के साथ शुरू करें, या आप हुक, हुक का मतलब होता है कोई डेटा प्रेजेंट करना, ठीक है, कोई इसी तरह का डेटा प्रेजेंट करना या एनालिसिस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आप इन तीनों में से कोई एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी इस क्वेश्चन के लिए प्रेफर करेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हो सके तो इंटरकास्ट मैरिज का डेटा देता कि पिछले 10 सालों में कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी हैं, उनमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है। साथ ही साथ जब हम बॉडी पे जाएंगे, तब हमको इन डेटा से अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करना है। क्वेश्चन का एनालिसिस सिंपली ये है कि इंटरकास्ट मैरिज सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी के साथ बढ़ रही है। जैसे द सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है, उनके बीच में इंटरकास्ट C1 और C2, कास्ट वन कास्ट टू के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन अभी भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं हो रही हैं, विच मींस सॉर्ट ऑफ हमारी कंट्री में कम्युनलिज्म और सोसाइटी का डिवाइड बढ़ गया है। अब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट को डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करना होगा। आपको बताना होगा कि पिछले 10 सालों में एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है, भारत सरकार का डेटा ये बोलता है कि इतनी परसेंटेज मैरिजेस इंक्रीज हुई हैं इंटरकास्ट में, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचरिस्टिक कैसे? कि या तो हम इनको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं तो उससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे कम होता है, जिसमें आप बाबा साहब अंबेडकर की एनहाइलेशन ऑफ कास्ट को भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए, आपका कीवर्ड आपको क्या मिल गया? इंटरकास्ट मैरिज। इस प्रकार आप सारे क्वेश्चंस को उठाइए, उसके अंदर मैरिज कीवर्ड मिल गया आपको, इंटरकास्ट मैरिज कीवर्ड मिल गया। इस तरह आप प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और मैं तो यह भी कहूंगा कि आप साथ ही साथ अगर हो सके तो डेटा भी कोट करते रहे। देखिए, 2025 में हम अभी हैं, वो भी हम नवंबर के महीने में। आप 6 महीने बाद मेंस लिखेंगे, तब तक में डेटा अगर आपने 6 महीने पुराना भी कोट कर दिया तो भी वो चल जाएगा। अगर आप अप्रोक्स डेटा कोट कर पाए, 41% है या 40% है कोई चीज, आपने 42% लिख दिया, इट्स एक्सेप्टेबल। ओके, नाउ पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है। फिर से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यूज को आप कवर करेंगे। नोटबुक बनाइए, पीवाईक्यू लेकर के बैठिए, उसमें थीम्स लिखना शुरू कीजिए, और थीम्स में जो भी कीवर्ड आपको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पीवाईक्यूज को रखना शुरू कीजिए। वहीं शॉर्ट नोट्स वहीं के वहीं बना देने हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज का मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। कीवर्ड्स उठा लेने हैं, चाहे वो इंपावरमेंट, डाइवर्सिटी, कोई भी हो, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सन ऑफ द सॉइल, आप कोई भी कीवर्ड पाए, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस को एक साथ ग्रुप कर देना है आपको, सो दैट कि आप उन क्वेश्चन से कीवर्ड्स प्रॉपरली निकाल सकें, ठीक है। साथ में माइक्रो नोट्स बनाइए जो एनसीईआरटी और करंट डेटा से हो। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के एनालिसिस में भी, कैसे आप माइक्रो नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, साथ में रिलेवेंट डेटा को वहीं के वहीं कोट कर सकते हैं, अपने नोट में डेटा को पढ़ सकते हैं सोर्स के साथ कि ये डेटा
पीएलएफएस से है, एनएफएचएस से है, टाइम यूज सर्विस से है, हेल्थ सर्वे से है, ठीक है, या वुमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट का डेटा है। अब साथ में क्योंकि यहां पर कीवर्ड्स और डेटा दोनों हैं, पीरियडिक रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, ठीक है। सो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कीवर्ड और कॉन्सेप्ट लिए पीवाईक्यू से, उनकी डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखा, और करंट से हमने लिंकेजेस किए, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स, लिंकेजेस। जैसे एम्पावरमेंट है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग एजेंसी है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उज्ज्वला योजना है, और नीति आयोग की रिपोर्ट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ यू कैन अप्रोच। इसी की तरह आप किसी भी और कीवर्ड को उठा के इसी प्रकार यूज कर सकते। अब कुछ बहुत फ्रिक्वेंट मिस्टेक, जो चाहे आप न्यू कमर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट हैं, ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि राइटिंग सोशियोलॉजी टाइप लॉन्ग आंसर्स, यहां पे बच्चा थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है कि भाई मेरा तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही इस पे एम्फेसाइज कर दूं। आपको अपनी भावनाओं को, अपने एंथुसियाज्म को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। यहां पे आपको इस बात को समझना होगा कि सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, अगर वो 150 वर्ड के हैं या वो 250 वर्ड के हैं। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, आप क्वेश्चंस के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। अगला, एग्जाम्पल्स हमेशा होने चाहिए जो सर करंट का रेलेवेंस हमको बता सके, ये बता सके कि आज उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को क्यों रेज किया है, आप इस बात को समझें। अगला, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अगर आप पीवाई की यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि आप यूपीएससी शतरंज की इस चाल में, शतरंज के इस खेल में उसकी अगली चाल क्या होगी, आप एक कभी गेस नहीं कर पाएंगे अगर आप पीवाई क्यू नहीं करते। अगला, बहुत मोटे मोटे नोट्स। देखिए, आप डिफरेंट कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपके पास बल्कि मोटी मोटी किताबें, कॉपियां तो ऑलरेडी बनी हुई हैं। बल्कि नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, यूपीएससी के थीम्स लेके, कीवर्ड लेके, डेफिनेशन लेके, करंट का रिलेवेंस, गवर्नमेंट की स्कीम। दिस इज योर नोट, खत्म, 2 लाइन में खत्म, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पे 3C प्रिंसिपल है, विच मींस कीप इट कंसाइज, छोटा रखिए, कंटेम्पररी, आज से रेलिवेंट होना चाहिए, उसका रेलेवेंस होना चाहिए, क्यों पूछा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देने हैं, ठीक है। नाउ सोर्स क्या आप फॉलो करेंगे? सबसे पहला सोर्स होगा आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी। उसके बाद जो भी आप करंट अफेयर्स में, चाहे वो पीआईबी हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी रिपोर्ट अगर आपको मिलती है, तो आप वहां से डेटा यूज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। टॉपर्स की कॉपीज को देखना है, उनका स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स को देखना है। इसके लिए आकाश गर्ग जो AIR 5 थे, उनकी मैं कॉपी, एक आंसर लेके आया हूं जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि टॉपर की कॉपीज को कैसे देखते हैं। अगला, ऑप्शनल का ओवरलैप होगा, लेकिन आप उसे सिर्फ एनरिचमेंट के लिए करेंगे, मेमोराइजेशन के लिए नहीं। ये उनके लिए जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, जिनका ऑप्शनल नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहां से भी क्लास ली है, आप 12th क्लास की एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। याद रखिएगा, आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी क्लास की नोट्स हैं, और आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। अब अगले एक वीक में आपको 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। 15 से 20 पेज के नोट्स बनाने हैं, मैं बता दिया हूं नोट्स कैसे बनाने हैं, और ये पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने आकाश गर्ग जी का एक मॉडल आंसर है जिनकी AIR 5 रैंक आई थी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट डेमोग्राफिक सिचुएशन इज वेइंग डाउन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इलस्ट्रेट। 150 वर्ड का है। देखिए कैसे आकाश जी अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। याद है मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, या तो डेफिनीशन होगी, या हुक होगा, या एनालिसिस होगा। अब देखिए,
इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड विथ एवरेज एज ऑफ 29 ईयर्स। ये क्या है? दिस इज ए हुक। दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड्स विंडो फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। डेटा के साथ उन्होंने बहुत सिंपली इस बात को बता दिया कि ये हमारा रिसोर्स भी है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू एग्री दैट द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेइंग डाउन? अब इन्होंने पहले क्या बताया कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरह से हमारे लिए एक बर्डन बनता है। मतलब अगर भारत में मान लीजिए 146 करोड़ लोग हैं, तो 146 करोड़ मुंह है खाना खिलाने के लिए। तो इस बात को उन्होंने देखिए यहां पे एम्फेसाइज किया है कि हमारा एक्सपेंडिचर हेल्थ पर, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे बढ़ रहा है, जिसका देखिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। देखा, अपने बात को सब्सटेंशिएट किया है किसी डेटा, किसी फैक्ट के साथ। अगला, फूड सपोर्ट टू मैनी डिपेंडेंट फैमिलीज, एनएफएचएस, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, गरीब कल्याण अन्न योजना। अगेन इन्होंने अपनी बात को सब्सटेंशिएट किया। अगला, रेजिंग एल्डरली पॉपुलेशन 10% टोटल हो चुकी है, सेंसस 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं, और इट इज सेइंग इट इज कॉलिंग फॉर एक्सपेंडिचर। देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत लंबा नहीं किया है, लेकिन अपनी बात को डेटा के साथ सब्सटेंशिएट किया है। अगला देखिए, अगला पॉइंट वो लिखते हैं कि हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी बढ़ रही, जैसे देखिए व्यय वंदना योजना। अगला, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पीएलएफएस का देखिए उन्होंने डेटा दिया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि वी हैव 146 करोड़ पीपल, सो वी हैव 146 करोड़ माउथ टू फीड। ठीक है, हमारे पास 146 मुंह है जिनको खाना खिलाना है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे पास दो जोड़ी हाथ भी हैं, वो भी 146 करोड़। इसका मतलब जहां ये एक डिपेंडेंसी है, वहीं एक रिसोर्स भी। तो देखिए उनके दूसरे पार्ट में ये बात पॉइंट आउट हो रही है कि कैसे यही ह्यूमन रिसोर्स हमारी ग्रोथ, हमारी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के लिए भी काम आ सकता है। देखिए, स्टार्टअप इंडिया का उन्होंने बताया, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपल एग्रीकल्चर से सर्विसेज और इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगला देखिए, लेबर हमारे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो बाहर जाकर के हमको वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बनाती है, वन वन ऑफ द हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बनाती है। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम डेवलप कर रहे हैं। और लास्ट में देखिए उन्होंने कैसे कंक्लूड किया है कि यही पॉपुलेशन हमको विकसित भारत की तरफ ले जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस कर्तव्य काल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहाँ एंड करता हूँ। मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आइए यूपीएससी को सिंपल बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों।